नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के लोअर परेल स्थित सेंट रीजेंस होटल में, जहां एनडीटीवी प्रॉफिट लॉन्च हुआ है। एनडीटीवी प्रॉफिट चैनल लॉन्च हो चुका है। इसी के साथ ही ndtvprofit.com और hindi.ndtvprofit.com भी शुरू हो चुका है। ये ऐप के रूप में भी आ चुका है। अभिनेत्री कृति सैनन ने ओपनिंग बेल बजाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की और एनडीटीवी प्रॉफिट को लॉन्चिंग पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने अपने कारोबार और फिल्म जगत से जुड़े अनुभव साझा किए। इसके बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ओपनिंग बेल बजाकर एनडीटीवी प्रॉफिट को बधाई दी और कहा कि इसकी कमी लंबे समय से अखर रही थी। इसके आने से मिडिल क्लास को निवेश की सही जानकारी मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि जनता के प्रॉफिट के लिए है एनडीटीवी प्रॉफिट। बढ़ते हैं आगे। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता समाप्त हो गई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद करीब 1 घंटे तक निष्कासन प्रस्ताव पर बहस चली। टीएमसी ने मांग रखी कि सदन में महुआ मोइत्रा को बोलने की इजाजत दी जाए। मांग नहीं मानी गई। वोटिंग होते ही विपक्ष ने बॉयकॉट किया। ध्वनि मत से प्रस्ताव मंजूर हो गया। देखिए रिपोर्ट। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निकालने की आचार समिति की सिफारिश पर करीब 1 घंटे से ऊपर बहस चली। एक मिनट। टीएमसी सांसदों ने अपील की कि महुआ मोइत्रा को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, मगर स्पीकर ने परंपरा का हवाला देते हुए मना कर दिया। So many allegations. What's the harm to give her a small hearing? Minimum for 10 minutes. Let her allow. Let her speak once before you are going to expel her. Why not she will be allowed to speak for few minutes? What's wrong in it, sir? जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे। इनका पूछताछ हुआ है। पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है। सदस्यगण, इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी। शून्यकाल शुरू होते ही महुआ मोइत्रा के मामले पर एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट टेबल कर दी। हंगामा बढ़ते देख फिर लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी। अभी सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखी कि आचार समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कुछ समय दिया जाए, लेकिन स्पीकर तैयार नहीं है। सर, चौक और चीज एक ना करे तो बेहतर है सर। बहस के दौरान बीजेपी याद दिलाती रही कि महुआ पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूसरों के साथ साझा करने का आरोप है, जिसे उन्होंने माना है। सांसद के तौर पर यह अनैतिक होने के साथ साथ अशोभनीय भी है। जब सरकार की ओर से सदस्यता खत्म किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, तो विपक्ष के सारे सदस्य नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to ठोक us into submission. 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया। इसमें कोई शक नहीं कि महुआ मोइत्रा एक गंभीर आरोप से घिर गए और सारे सबूत उनके खिलाफ रहे। महुआ मोइत्रा पर आए फैसले में न तो कुछ नया है और न ही विपक्ष की प्रतिक्रिया भी कुछ अलग है। सभी को पता था कि सरकार की ओर से यही होना है और विपक्ष का भी यही कहना है। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव यह कितने दिन चलता है और इस राजनीतिक लड़ाई में आखिरकार जीत किसकी होती है। संसद भवन से हिमांशु शेखर और प्रशांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
और बीजेपी में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार 10 दिसंबर को होगी, तो दिल्ली में आज बैठकों का दौर चलता रहा। शाम खबर आई कि दिल्ली में राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो बाबा बालकनाथ मिले पर्यवेक्षक सरोज पांडे से। बहरहाल जो पर्यवेक्षक हैं उनकी सूची इस प्रकार से है। राजस्थान में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा। छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। और छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में उसकी समीक्षा की, जिसमें भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की प्रभारी शैलजा भी इस बैठक में मौजूद थी। और अब आइए बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में नई सरकार का गठन हो गया है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल गोहोमा ने आज मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह आइजोल के राजभवन परिसर में आयोजित हुआ। जेडपीएम ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 40 में से 27 सीटें हासिल की थी। लाल गोहोमा के अलावा 11 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां नवाब मलिक के नाम पर महाभारत छिड़ी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की एंट्री से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। सरकार में शामिल दोनों डिप्टी सीएम आमने सामने हैं। बीजेपी का मानना है कि नवाब मलिक पर देशद्रोहियों से संबंध होने के आरोप हैं। ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ सत्ता में होना ठीक नहीं। नागपुर से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए। बेल पर रिहा होने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे नवाब मलिक। बड़ा सवाल यह है कि वो किसका खेल खराब करेंगे, अजीत पवार का या फिर देवेंद्र फडणवीस का। मलिक ने सरकार में शामिल बीजेपी और अजीत पवार दोनों को आमने सामने ला दिया है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को सरकार में शामिल करने को लेकर अजीत पवार को पत्र लिखकर ऐतराज जताया है। दाऊद के गुर्गों के साथ जिनकी सांठगांठ है, जिनका व्यापार है, इस प्रकार के आरोप किसी व्यक्ति विशेष पर हो तो क्या राष्ट्र हित में होगा ऐसे व्यक्ति को स्वीकारना? जो दाऊद के साथ जुड़ा हुआ है, जो देशद्रोही के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या राष्ट्र का हित पहला नहीं देखना चाहिए हमें? इसलिए आदरणीय देवेंद्र जी ने सही कहा, सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, पर हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाया है। उन्होंने भी नवाब मलिक को किनारे करने की मांग की है। नवाब मलिक के बारे में उसके ऊपर राजद्रोह का खटला चालू है और ये गंभीर गुनाह है, छोटा मोटा गुनाह नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोग सभागृह में हमारे सत्ते में हमारे साथ में बैठ के सत्य का आनंद लेंगे, ये हमें पसंद नहीं है, ना ये हमारी भूमिका है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो कहा है कि हम सत्य में उनको हमारे साथ में रखना नहीं चाहते, पार्टी ने उनका अलग से डिसीजन लेना चाहिए, वही हमारी भूमिका है। पहले ये समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने मुंबई के कुर्ला इलाके में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों से जमीन खरीदी। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। 18 महीनों तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद कोर्ट ने सेहत के आधार पर उन्हें बेल दी। बेल पर रिहा होने के बाद मलिक जब विधानसभा पहुंचे तो विधान भवन में एनसीपी के सत्ताधारी विधायक जहां बैठते हैं उसी कड़ी में बैठे, जिसके बाद से ये हल्ला मच गया है। इस विवाद के बाद विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर सवाल पूछा है कि जो आरोप नवाब मलिक पर है वही आरोप प्रफुल्ल पटेल पर भी है। उन्होंने भी इकबाल मिर्ची से मुंबई के वर्ली इलाके में प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन बीजेपी उन पर कुछ नहीं बोलती। नवाब मलिक का इशू ये नौटंकी है देवेंद्र फडणवीस की। इकबाल मिर्ची से प्रफुल्ल पटेल का संबंध है, उसके आधार पर उनकी ईडी की कार्रवाई हुई, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्ती की गई, तो वो बैठ सकता है। जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया 70,000 करोड़ का अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार का, वो इनके साथ बैठ सकता है। क्या नवाब मलिक मुसलमान है करके इनके साथ नहीं बैठ सकता है? उसकी नौटंकी कर रही है। हालांकि इस विवाद के बाद उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि नवाब मलिक ने उनके दल को समर्थन देने का कोई ऐलान नहीं किया है। लिहाजा पहले नवाब मलिक अपनी भूमिका साफ करे, उसके बाद उनको लेकर पार्टी अपना फैसला लेगी। नवाब मलिक फडणवीस का पत्र मिला है, पहले नवाब मलिक का अधिकृत स्टैंड क्या है ये सामने आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। विधानसभा सदस्य कहां पर बैठते हैं ये मैं तय नहीं करता, ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है।
राजनीति में अक्सर बयान और फैसले बहुत ही सोच समझकर किए जाते हैं। उसके राजनीतिक परिणाम आने वाले दिनों में क्या होंगे, इसको ध्यान में रखते ही ये कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जल्दबाजी में अगर कोई फैसला किया गया तो अक्सर बैकफायर कर जाता है। नवाब मलिक के मामले में भी देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ये फैसला देवेंद्र फडणवीस को बैकफायर ना कर जाए। नागपुर से विनय शुक्ला और अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर आईटी रेड में अब तक 210 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। कैश की गिनती अभी जारी है। ये छापे 3 राज्यों में मारे गए हैं, जहां बुद्ध डिस्टिलर्स और उनसे जुड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। कैश का बड़ा हिस्सा बुद्ध डिस्टिलर्स के ऑफिस से बरामद हुआ है। अगर कांग्रेस के घोटालों की बात करें तो एक के बाद अनेक घोटालों की सूची सामने आती है, और तभी तो दर्द कांग्रेस को होता है, तभी तो नोटबंदी पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। और अब इनके ही सांसद का साथ लगते झारखंड में 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं, और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। और भाई ये बात करते हैं प्याज की। प्याज के एक्सपोर्ट पर 31 मार्च तक अचानक रोक के ऐलान के साथ ही देश की सबसे बड़ी मंडी नासिक में किसान फिर से रास्ते पर उतरे हैं। रास्ता रोको आंदोलन किया। बड़ी मंडियों में प्याज की नीलामी रुकती हुई नजर आई, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि करीब 40% कीमतें उनके प्याज की इस ऐलान के साथ ही घट गई हैं। देखिए रिपोर्ट। किसान फिर सड़कों पर हैं। अचानक प्याज निर्यात पर लगी रोक से किसान गुस्से में हैं। तस्वीरें भारत की सबसे बड़ी मंडी नासिक की हैं। चांदवड़ मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। निर्यात पर रोक के पहले तक 25 से 45 रुपए किलो भाव किसानों को मिल रहा था, जो ऐलान के बाद घटकर करीब 15 से 30 रुपए हो गया है। किसान कहते हैं कि 4 महीने पहले लगे 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी से उनके प्याज का भाव कम हुआ, और अब एक्सपोर्ट पर रोक से और करीब 40% कीमतें घट गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना न देते हुए कल ही एक फैसला लिया है कि 31 मार्च तक जो प्याज की जो निर्यात बंदी है वो लागू होगी। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और पिछले कुछ दिनों पहले जो प्याज का जो दाम था वो 4000 से लेकर 5000 रुपए तक था, तो इस एक निर्णय की वजह से उसमें गिरावट आकर 2000 से 3000 रुपए तक हो गया है। तो इससे किसान का जो मुनाफा है वो तो छोड़ दीजिए, जो किसान ने लागत की है वो भी निकलना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। फैसला आते ही नासिक की बड़ी मंडियों में प्याज की नीलामी रुकी, हालांकि कुछ मंडियों में जारी रही। हमेशा उनका जो निर्णय है एट ए टाइम हो जाता है, तो उसकी वजह से उन्होंने व्यापारी को उसकी कुछ कल्पना देनी चाहिए, और उसके साथ बातचीत होने के बाद अगर वो कर लेते हैं तो व्यापारी भी और किसान दोनों का भारी नुकसान हो नहीं सकता है। व्यापारी कहते हैं कि सरकार को फैसला सुनाने से कुछ हफ्ते पहले जानकारी देनी चाहिए थी। हर टाइम व्यापारी लोगों ने स्ट्राइक करके कि भाई आप जो भी निर्णय लेते हैं वो आपका हक है, आप निर्णय ले सकते हैं, मगर कम से कम उनको 8 से 10 दिन का अवधि देना जरूरी है। इसमें जो लॉस होता है बहुत बड़ा, उसमें से व्यापारी किसान सब बच सकते हैं। प्याज निर्यात पर रोक से ग्राहकों को जहां राहत की उम्मीद है, तो वहीं व्यापारियों को हो रहे नुकसान का असर किसानों पर दिखता है। अब हल निकालने के लिए व्यापारियों की बैठकों का दौर फिर चल पड़ा है। नासिक से किशोर बेलसेरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह की हत्या के आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस ने उनकी शिनाख्त का दावा किया है। इस बीच तरह तरह की खबरें चल रही हैं। एक कयास ये भी चल पड़ा है कि गोगामेडी की हत्या के पीछे मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल के परिवार का हाथ हो सकता है, लेकिन आज दुबई में बैठी आनंद पाल की बेटी ने इस बात से इनकार किया। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तत्वों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूं। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स है जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती।
इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते, उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी कौसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। और अमेरिका की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी FBI के प्रमुख अगले हफ्ते भारत के दौरे पर होंगे और ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी प्रशासन ने एक भारतीय नागरिक और भारतीय एजेंसी के अधिकारी के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये शख्स भारत का भगोड़ा और मोस्ट वांटेड आतंकी है, लेकिन अमेरिका इसे अपना नागरिक मानता है और उसका इल्जाम है एक भारतीय निखिल गुप्ता ने एक खुफिया अधिकारी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची है। वो चाहता है कि भारत निखिल गुप्ता से जुड़े मामले की जांच में उसका सहयोग करे। India remains a strategic partner. भारत एक रणनीतिक साझेदार है। हम इस रणनीतिक साझेदारी को और गहरा कर रहे हैं। वो प्रशांत के क्वाड का सदस्य है। हम कई मामलों पर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इसी प्रकार जारी रहे। इसी के साथ हम आरोपों की गंभीरता को भी निश्चित रूप से समझते हैं। अगले हफ्ते जब FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे भारत में होंगे तो ये मसला भी उठेगा। जानकारी के मुताबिक FBI निदेशक भारत दौरे पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख दिनकर गुप्ता से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री, खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि केस और साक्ष्यों को FBI निदेशक भारत से साझा करेंगे और भारत भी अपनी तरफ से जवाब देगा। इसके अलावा जिन मामलों पर दोनों पक्षों में वार्ता होगी उनमें खालिस्तानी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और गैंगस्टर नेटवर्क जैसे मुद्दे शामिल हैं। वैसे विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में साफ किया कि इस तरह के आरोपों को भारत गंभीरता से लेता है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, सुरक्षा सहयोग के तहत अमेरिका की ओर से हमें कुछ इनपुट दिए गए थे। जो इनपुट हमें दिए गए हैं वे हमारे लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि इस इनपुट का संबंध संगठित अपराध, तस्करी, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से है। उसका असर हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ता है। इसलिए इस मसले की जांच कराने का निर्णय लिया गया है और जांच समिति का गठन किया गया है। उधर गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर गीदड़ धमकी दी है कि वो 13 दिसंबर को संसद भवन पर हमला करेगा। Yes, we have of course flagged concerns. हाँ, हमने भारत या भारतीय राजनयिकों के खिलाफ चरमपंथियों या आतंकवादियों द्वारा किए गए किसी भी खतरे के बारे में अपने साझेदारों को चिंताएं बताई हैं और हम इसे समय समय पर उठाते हैं और बातचीत जारी रहती है। सुरक्षा सहयोग होता है, यह एक चलने वाली प्रक्रिया है। We've seen results, some of it we haven't, and this will be an ongoing process. एहतियात के तौर पर दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के अपने आवास पर आखिरी सांस ली। जूनियर महमूद लंबे समय से पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के निधन से शोक की लहर है। जूनियर महमूद का असली नाम नईम सैयद था। सिल्वर स्क्रीन के लिए उन्होंने अपना नाम बदला था। बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने की थी। उन्होंने बचपन, गीत गाता चल, कटी पतंग, मेरा नाम जोकर, ब्रह्मचारी जैसी कई फिल्मों में काम किया था। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।